रिया और रमेश लिव इन में रहा करते थे। एक रात की बात है, रिया नींद से उठकर अपने बॉयफ्रेंड रमेश के पास गई और अपने हाथ पर उठ रहे दर्द के बारे में बताने लगी। वो दर्द में बस इतना कह रही थी कि उसके हाथ में इतना दर्द है जैसे कोई इसके हाथ को काट ही रहा हो, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिया का हाथ देखने पर ना कोई निशान ना ही कोई घाव दिख रहा था। जैसे तैसे वो उस रात सो गई, पर उस दिन के बाद से रिया को बस एक ही सपना आता था। उस सपने में एक आदमी देर रात किसी जंगल में सिगरेट पी रहा होता था और तभी कोई आदमी उसके हाथ पर चाकू से वार कर देता था और वो आदमी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर जाता था। सपने के बारे में रिया अक्सर रमेश को बताया करती थी। रमेश अपने काम के चलते रिया को समय नहीं दे पाता था और रिया की बातों को उसका वहम मानकर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। ऐसे एक दिन रिया रात के समय पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। रमेश ने उससे उसके रोने की वजह पूछा। उसके जवाब से उसके रोंगटे खड़े हो गए। रिया ने कहा, मेरी शादी होने वाली थी और उसने मुझे मार दिया और वहीं दफना दिया। रमेश को रिया की बात सुनकर एक धक्का सा लगा। उसकी गर्लफ्रेंड का ये सब कहना बेहद अजीब। रमेश ने रिया से कई सवाल पूछे, किसकी शादी किसने मार दिया। उस दिन के बाद से रमेश को रिया की मेंटल कंडीशन को लेकर चिंता होने लगी। रमेश ने ये बात अपने फ्रेंड आदित्य को कॉल में बताया। आदित्य कुछ समय बाद आकर रिया से मिलने की बात की। अगले दिन रमेश और रिया रात में सो रहे थे। अचानक से रमेश की नींद खुली। उसने देखा कि रिया कुछ बदली बदली सी लग रही है और नींद में कुछ कह रही है। तभी अचानक से रिया ने रमेश का कॉलर पकड़ा और आदमी की आवाज में कहने लगी, मुझे मारा गया है, मेरी बॉडी अभी भी वहां है। रमेश घबरा उठा। उसने डरी सहमी आवाज में रिया से पूछा, तुम कौन हो और मेरी रिया कहाँ है। रिया ने उसी आवाज में कहा, उसके खुद के मौसेरे भाई ने उसका हाथ काट कर उसे मार डाला। ऐसा बोलने के बाद वह उस जंगल के बारे में बताने लगी जहां उस आदमी की मौत हुई थी। वह कहने लगी कि वह जंगल 200 किलोमीटर दूर एक गांव की थी। वहां उसके बहुत बड़े बड़े खेत थे। रिया उसे ये सब बताते बताते रमेश के पैरों में गिर गई और उसे वहां ले जाने की बात करने लगी। रमेश को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे भी अब सब सच जानने की इच्छा हो रही थी। रमेश मान गया और उसने रिया से प्रॉमिस किया कि कल सुबह उसे वहां जरूर लेकर जाएगा। रमेश ने रिया को सुला दिया और खुद भी उसके बगल में लेट गया। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में रमेश ने सपने में भी नहीं सोचा था। देर रात उसकी आंख खुली। उसने देखा कि रिया बिस्तर पर थी ही नहीं। उसने रिया को पुकारा कई बार, आवाज लगाई, पर कोई भी जवाब नहीं आया। उसने पूरे घर में रिया को ढूंढा पर रिया कहीं नहीं थी। तभी उसके घर की डोरबेल बजी। दरवाजा खोलने पर रमेश ने देखा रिया बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में चाकू था और उसके कपड़े खून में रंगे थे। मगर इन सब के बाद भी रिया हंसे जा रही थी। ये देखकर रमेश सहम उठा। उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने रिया को गले लगा लिया। रमेश के छूते ही रिया का शरीर कपकपाने लगा जैसे उसे कोई दौरे पड़ रहा हो। रिया की बिगड़ती हालत देख रमेश उसे हॉस्पिटल ले गया। कुछ देर तक बेहोश रहने के बाद जब रिया को होश आया, उसे कुछ भी याद नहीं था। अगली सुबह पता चला कि उसके गली में रहने वाले एक आदमी की मौत हो चुकी थी। एक सीसीटीवी कैमरा में ये सब कैद हो चुका था। रमेश के देखने पर पता चला कि उस आदमी के हाथ और पीठ में वार करके किसी ने उसे मार डाला था। घबराने वाली यह भी बात थी कि उसे मारने वाला और कोई नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड रिया थी। इन सब के बाद रिया को मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद उसकी हालत और बिगड़ती गई। वह अपने दांतों से अपने हाथों को काटते रहती थी। आखिरकार कुछ दिनों बाद रमेश का फ्रेंड सिद्धार्थ आया। उसने रिया के साथ हुई घटना की तहकीकात शुरू की। जांच पड़ताल के बाद सिद्धार्थ ने बताया कि रिया पर किसी शैतानी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। उसी आत्मा ने रमेश को अपने मौत की झूठी बातें बताई थी और उसी ने रमेश की गली में रहने वाले उस आदमी को भी मारा था। सिद्धार्थ ने बताया कि वो आदमी उस आत्मा का कोई पुराना दुश्मन था। सिद्धार्थ ने अपने गुरुजी के साथ एक पूजा और झाड़ फूक की प्रक्रिया किया। उसके बाद उस आत्मा ने रिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उस पूजा के बाद रिया को कुछ भी याद नहीं था। कुछ ही महीनों बाद रिया फिर से पहले जैसी हो गई। रमेश और रिया फिर से पहले जैसे नॉर्मल लाइफ जीने लगे। रिया को पहले की कोई बात याद नहीं थी, पर आज भी रमेश पहले की बातों को याद करके सहम जाता था।